नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप मिश्रा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डीएवी पीजी कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। और आज अर्थ डे है, विश्व दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। और हम लगातार इधर भी कई लेक्चर्स इस कोविड-19 के दौर में हम दे रहे हैं। और लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश भारत में, दूसरा पार्ट 3 मई तक चलेगा। आज उसका 29वां दिन है। और आज 22 अप्रैल के दिन हमारे मन में आया कि अर्थ दिवस के अवसर पर एक इशू पर बात किया जाए जो कि विद्यार्थियों के भी काम आएगा, सरकार के भी काम आएगा, हम सबके काम आएगा। और उसमें हमने कोविड-19, गरीबी और स्वास्थ्य विषय पर आज बात रखने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इसको मैंने आज 12 से 12:40 बजे फेसबुक पर लाइव किया था, लेकिन नेट की गड़बड़ी से बनारस में हमारे घर के आसपास बाधित हुआ है, तो मैंने इसको यूट्यूब पर रिकॉर्ड करने का सोचा। तो शुरुआत ये करते हैं कि एक वैश्विक बीमारी जो है विश्व के लिए चुनौती बनकर आई है और इससे विकसित देश ज़्यादा जूझ रहे हैं। इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, चिकित्सा सुविधाएं की कमी नहीं है, गरीबी वहाँ कम है, संसाधन ज़्यादा है, बावजूद वहाँ पर मृत्यु इस बीमारी से बहुत ज़्यादा हुई है। आज के डेट में 1,75,000 से अधिक मृत्यु हो चुका है और लगभग 7.5 लाख करीब केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। उस मुकाबले भारत जैसे देश में मृत्यु दर कम है, फर्टिलिटी कम है और केसेस भी कम है, जबकि 1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और ग्लोबल परिवेश में केवल 0.3% विश्व का भारत में फर्टिलिटी रेट है और 0.6% केस का दर है। यानी भारत में अब तक कल के डेट तक 603-604 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 18,000 लोग इस केस से प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये खुशी मनाने वाले या सेलिब्रेट करने का विषय नहीं है। ये भारत में इसलिए हो पाया है कि भारत में नेतृत्व ने एक दूरदर्शिता दिखाई और भारत जैसे गरीब, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जो एकमात्र इलाज था लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने एकदम सही समय पर अमल कर दिया। यानी कोविड का इलाज सही समय पर इम्प्लीमेंटेशन भारत में ही हुआ है और इसलिए भारत इस समय कोरोना के खिलाफ विजेता बन के उभरने वाला है। पूरा दुनिया भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में, पूरे यूरोप में 1 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं। अमेरिका जैसे देशों में 30-35 हजार लोग मर चुके हैं। वहां के मानवीय मनुष्य की जान की कीमत बहुत ज्यादा होता है, बावजूद वहां पर मृत्यु हुई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करेंगे तो गरीबी जो होती है, लेकिन वो एक बहुत ही एक संवेदनशील विषय है। भारत जैसे देश में गरीबी पर एक संवेदनशीलता से हमको बात करनी होगी। और हम बचे जरूर हैं अपने नेतृत्व की वजह से, लेकिन हमको गरीबी के खिलाफ जंग लड़ना है। गरीबी एक दर्द है। गरीबी कोई भी वह स्थिति हो सकती है जब आपके पास या लोगों के पास आमतौर पर सामाजिक रूप से मान्य प्राप्त मुद्रा या मनी, जो आज कैश की बात हो रही है, अथवा भौतिक वस्तुओं का स्वामित्व न हो, यानी अभाव हो। लेकिन गरीबी केवल पर्याप्त मात्रा में आय की कमी मात्र नहीं है, उसको बहुत कुछ चाहिए। जैसे आज के दौर में मोबाइल या नेट का बाधित होना भी गरीबी के कारण हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं गरीबी के। गरीबी से ग्रसित लोगों को कई तरह से अभावों का सामना करना पड़ता है और उससे भूखमरी, कुपोषण, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सेवाओं के अभाव या सामाजिक भेदभाव जैसे चीजों का भी सामना करना पड़ सकता है। सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी उनकी कम हो सकती है। सशक्त बनने में के आड़े में बाधा हो सकती है। और इसका मूल कारण गरीबी का अगर खोजा जाए तो ये हर अर्थशास्त्री जानता है, जानना भी चाहिए, नीतियों को भी जानना चाहिए, सरकार को भी जानना चाहिए कि बेरोजगारी इसकी मुख्य कारण है। क्योंकि गरीबों के लिए मजदूरी एक उपाय है जो उनके जीवन और सुख समृद्धि में सुधार ला सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे गरीबों को सशक्त बनाएं जिनके पास सामर्थ्य तो होता है, लेकिन जिन्हें जीवन सुधारने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है। तो इसलिए हमको अवसर भी देना होगा, सामर्थ्य भी प्रदान करना होगा और ऐसी नीति बनानी होगी।
हम जानते हैं कि भारत जैसा देश आज के परिवेश में देखा जाए तो बहुत बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या का देश है। 135 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं और अभी भी कई राज्य, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान जैसे प्रदेश गरीब हैं, संसाधनों की कमी है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी जनसंख्या में लोग गरीब हैं और दूर दराज ग्रामीण इलाकों में लोग ज्यादा अभाव में जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र जो यूएनडीपी का कार्यक्रम है, जो उनका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो 2018 में अभी हुआ था, उसमें माना गया था कि भारत में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। मतलब 18 में इंडेक्स था कि उससे बाहर निकल आए थे। और यह सिर्फ आय के आधार पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य की खराब स्थिति, कामकाज की खराब गुणवत्ता और हिंसा का खतरा जैसे संकेतों के आधार पर किया गया था। तो ये पुराना कोविड के पहले का जो दौर था वो वापस तो नहीं आ रहा है, फिर गरीबी के चक्र में तो नहीं पड़ रहे हैं। तो हम देखा जाए कि जो फ्यूचर डेवलपमेंट या कई सारे इंडेक्सों की बात हो रही है, तो पाया जा रहा है कि हर मिनट, कई रिपोर्ट्स हैं कि हर मिनट 24 भारतीय अत्यंत गरीबी की श्रेणी से बाहर निकलते जा रहे हैं। प्री कोविड की बात हो रही है ये, मतलब भारत काम कर रहा था गरीबों के लिए। मोदी सरकार बहुत ज्यादा तेजी से काम किया था, जिससे हर मिनट 44 गरीब लोग गरीबी रेखा से नीचे ऊपर आ रहे थे, जो दुनिया में गरीबी घटने का सबसे तेज रफ्तार को इंगित कर रहा था। समझ लीजिए, कोविड के पहले की बात हो रही है। अब जो पिछले 5-6 सालों में जो केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई थी, गरीबों को एम्पावर्ड करने के लिए, सशक्त करने के लिए, वो बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा था। यानी ये सरकार जो है वो गरीबों को कैश न देके, अक्षम न बना के, अलहदी न बना के एक उनको एम्पावर्ड कर रही थी। तमाम जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युतकरण योजना, जल से जुड़ाव की योजना, स्वच्छ भारत योजना, महिलाओं के लिए टॉयलेट की योजना, ये सारी योजनाएं जो है गरीबों को सशक्त करने की योजना थी, जिस पर राजनीतिक दल हंसते थे। वही योजनाएं आज कोविड के खिलाफ एक सशक्त हथियार बन के आया है। लेकिन दूसरा पहलू क्या है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी की दर धीमी है और शहरी क्षेत्रों के 13.7% के मुकाबले ग्रामीण भारत में लगभग 26% आबादी आज भी गरीब है। और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो एक फेमस लैब है, उसके मुताबिक भारत में महज 1% लोगों की आय 1980 से लेकर 2019 तक के बीच में 6% से बढ़कर 21% मात्र हो पाई है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि गरीबी कम होने के साथ साथ आर्थिक असमानता लेकिन बढ़ी है। इसलिए जो पिछले 600 वर्षों में भारत में गरीबों को कम करने की बात हुई है, वो एक बहुत ही उल्लेखनीय है। और महिला स्वयं समूहों के लिए बात हुई है, गरीबों के बैंक अकाउंट खोलने की बात हुई है, 38 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट नए खोले गए। ये तमाम योजनाएं आज काम आ रही हैं, जब सरकार को इस आपदा की स्थिति में गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कुछ कैश ट्रांसफर करना पड़ा है। लेकिन कुल मिलाजुला के जो सामाजिक आर्थिक जाति गणना के आधार पर भारत ने जो उज्ज्वला योजना के तहत सबको गैस दी थी, इससे भी ग्रामीण महिलाएं अभी सशक्त बनी हुई हैं। सरकार उनको गैस पहुंचा रही है इस विपदा की अवस्था में, जिससे कुछ तो लाभ लोगों को पहुंच रहा है। लेकिन चुनौतियां क्या हैं? पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं जरूर भारत की तरफ से, और महिला स्वयं सहायता समूह को बड़े पैमानों पर बैंकों द्वारा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन सब उपायों में आमदनी के साथ साथ रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हुई है और आजीविका में विविधता आई है, जिसका विकास हुआ है। ये सारी चीज कोविड के पहले हो चुका है। इसके बावजूद अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं जो गरीबी दूर करने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करी है। तो आज के दौर में हम जानते हैं कि पूरा विश्व में जब हम 21 अप्रैल तक का डाटा देखते हैं तो कोरोना वायरस की वजह से भारत में मात्र 18,000 या 19,000 केसेस आए हैं, जिसमें कि 603 या 605 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन पूरी दुनिया में 1,75,000 मौत हो चुकी है, 6.5 लाख लोग अफेक्टेड हो चुके हैं। भारत का शेयर बहुत कम है। लेकिन हमको ये इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने स्वास्थ्य सेवाओं को और गरीबी निवारण की जो योजनाओं को कैसे तीव्रता लानी होगी, इस पर एक अच्छा अलार्मिंग सिचुएशन है, इस पर हमको पुनर्विचार करना चाहिए।
कोरोना संकट के पहले 3.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले थे। ऐसी स्थिति भारत ने कर दी थी और वर्ल्ड बैंक का भी मानना था कि पूर्वी एशिया में इस साल विकास की रफ्तार 2.1% रह सकती है, जो कि 2019 में 5.8% थी। और अनुमान यह भी है कि 1.8 करोड़ से अधिक संख्या में लोग गरीबी के दायरे से बाहर आ जाएंगे। कोविड के पहले की बात हो रही है। और कोरोना संकट से पहले वर्ल्ड बैंक का अनुमान था कि इस वर्ष विकास दर पर्याप्त रहेगी, 3.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे और बहुत तेजी से हम लोग गरीबी के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उल्टा हो गया। एक वायरस ने ये सारे स्वप्नों को ध्वस्त कर दिया, वैश्विक स्वप्नों को भी ध्वस्त किया। भारत इससे सबसे अधिक इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र भारत में काम करने वाले अभी भी 40 करोड़ लोग भयंकर गरीबी के दुष्चक्र में फंस सकते हैं। ये कोरोना के बाद की स्थिति में बता रहा हूं। और जो लॉकडाउन जितना बड़ा होगा उसका असर भी दिखने लगा है। नौकरियों के जाने का भी एक सिलसिला शुरू हो सकता है। चुनौती भारत सरकार को स्वीकारनी पड़ेगी। और जो आईएलओ ने कहा था, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसके हिसाब से भारत उन देशों में है जो कोरोना के मौजूदा संकट से निपटने के लिए इसके पास संसाधन कम है। तो इस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमको कोरोना वायरस और गरीबी और स्वास्थ्य की सेवाओं को जोड़ने पर बात करनी पड़ेगी। और 90% लोग, रिपोर्ट के अनुसार आईएलओ के ही, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, 40 करोड़ लोग जो हैं कामगार, रोजगार और कमाई प्रभावित होने की आशंका जितनी लॉकडाउन बढ़ेगा पैदा होती जा रही है। और सारे लोग गरीबी के, और हम जैसे पहले थे वैसे दुष्चक्र में फंस सकते हैं। अभी भी कई देशों में, कई प्रदेशों में हम दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो संकट के कारण 6.5% कामकाजी घंटे को कम होने की आशंका पैदा हो गई है। जितने अधिक हम वर्क आवर की बात कर रहे हैं, उतनी तेजी से कम होने की बात हो रही है। प्रोडक्टिविटी भी डाउन होगी। और करीब 20 करोड़ लोग जो फुल टाइम नौकरियां करते थे निजी क्षेत्रों में, असंगठित क्षेत्र में, उनके रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। कुल देखा जाए तो 50 लाख फुल टाइम कामगार बेरोजगार हो सकते हैं, ऐसा डाटा आ रहा है। और ये एक चुनौती बनकर हमारे सामने उभर रहा है। और दूसरी चुनौती क्या है इस लॉकडाउन के बढ़ने से और कोरोना वायरस के इफेक्ट से, कि जो पर्यटन और होटल उद्योग हैं उसकी रिकवरी में बहुत समय लग सकता है। और अगर ज्यादा लॉकडाउन बढ़ेगा, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट, और हम लोग नहीं मानेंगे अगर इस लॉकडाउन को, तो 2 करोड़ नौकरियों के जाने का खतरा पैदा हो गया। और वो 2 करोड़ गरीबी के दुष्चक्र में फंस सकते हैं। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे जो हमारा एनएसएसओ है और जो पीरियोडिकल लेबर फोर्स जो हाल का है, उसके मुताबिक 14 करोड़ जो गैर कृषि रोजगार है उस पर तुरंत खतरा मंडरा रहा है इस समय वर्तमान के दौर में। और इसमें स्थायी कर्मचारी ही नहीं, दहाड़ी मजदूर भी शामिल हैं। और यही चिंता का विषय अर्थशास्त्र के रूप में हमारे सामने है। शहरी क्षेत्रों के दूसरे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों में जो फुटकर विक्रेताएं हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी में कार्यरत कर्मचारी हैं, सब्जी वाले, फल विक्रेता, कंपनियों में कार्यरत कर्मचारी, सिक्योरिटी स्टाफ, माली, चपरासी, गार्ड जैसे जिस तरह की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है कि कोरोना के बाद भी उनको दोबारा नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, भेद होगा, विभेद होगा, ये समय के ऊपर छोड़ दिया गया है। और सरकार को के सामने चुनौती है कि कैसे वो रोड मैप बनाएगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो हम लोग जानते हैं कि सीएमआई एक बहुत जानी मानी संस्था है, उसके अनुसार देश में जो रोजगार की स्थिति है, लॉकडाउन के पूर्व भारत में रोजगार वाले लोगों की अनुमानित संख्या करीब 40 करोड़ थी और करीब 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे। लेकिन लॉकडाउन के उपरांत धीरे धीरे सप्ताह भर के अंदर ही 28 करोड़ लोग के केवल रोजगार बने रहने की संभावना है। 40 करोड़ में से सिर्फ 28 करोड़, यानी रेस्ट ऑफ दी लोग बेरोजगार हो गए हैं। यानी अंदेशा है कि करीब 12 करोड़ लोग को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ सकती है। तो ये खतरनाक स्थिति तो है। सरकार के पास डाटा है। सरकार इस समय का उपयोग करके कैसे हम रोड मैप बनाए ताकि गरीबों को इस समय उनको कंटिजेंसी मिलता रहे, उनके खातों में, अकाउंट में धन जाता रहे, सर्वाइवल होता रहे, और आने वाले समय में उनको दोबारा कैसे नौकरी मिली, इस पर काम सरकार को सोचना होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, वो पूरे विशेषज्ञों का मानना है कि जो भारत का मौजूदा
स्वास्थ्य का तंत्र है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कोरोना जैसे विश्वव्यापी महामारी जो पैनाडेमिक है उसको हमले में अगर झेलने में असमर्थ है, लॉकडाउन की वजह से हम बचे हुए हैं, लेकिन अगर लोग तोड़ेंगे, रिस्क लेंगे तो हमारा तंत्र मजबूत नहीं है। लचर स्वास्थ्य सेवाएं, घनी आबादी, ज्यादा और घनी आबादी, जो डेंसिटी है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वायु प्रदूषण की समस्या पहले से है, जागरूकता में भारी कमी है हमारे यहाँ पहले से, गंदगी बहुत ज्यादा अभी भी हमारे यहाँ है। ये सारे लोग महामारी को बढ़ावा दे सकती हैं, इसलिए लॉकडाउन एकमात्र उपाय है जिस पर हम सरवाइव कर पा रहे हैं। व्यवस्था हमारे यहाँ कम है और सबसे बड़ी चुनौती जो भारत सरकार को इस दौर में एक मंथन करना होगा और गंभीरता से मंथन करना होगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में हम सलाह भी दे रहे हैं कि जो भारत सरकार जीडीपी का अब भी मात्र 1.3 या 1.45% ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर पा रही है, वो बहुत ही कम है। और आज इस चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार सतर्क हो जाए कि आने वाले समय में ऐसी स्थितियों को निपटने के लिए हमको चिकित्सा सेवाओं में ज्यादा खर्च का प्रावधान करना होगा, ताकि हम ऐसी स्थितियों से कम बच सकें। अभी बचे हुए हैं लेकिन फिर भी हम सुरक्षित कैसे रहें इस पर सोचना होगा। जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है 2019 में आया था, उसके अनुसार गंभीर संक्रामक रोगों, अब ये संक्रामक नहीं, ये संक्रामक तो है लेकिन अज्ञात रोग है, पहले की बात हो रही है। संक्रामक रोग, टीबी, हैजा, कॉलरा जैसे रोगों और महामारी से लड़ने की क्षमता के पैमाने पर भारत विश्व में 97 नंबर पर है, 57 नंबर पर है, तो स्थिति ठीक नहीं है। और नेशनल हेल्थ प्रोफाइल जो निकलता है, और 2019 में भारत ने कहा था कि केंद्र और राज्य स्थानीय निकाय द्वारा संचालित तकरीबन 26,000 सरकारी अस्पताल सिर्फ है। और यही नहीं, सरकारी अस्पताल में पंजीकृत नर्सों और दाइयों की संख्या लगभग 20.5 लाख है और मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या 7.5 लाख के करीब केवल है। अब यदि देश की 130 से 35 करोड़ की आबादी को सरकारी अस्पतालों की कुल संख्या में भाग दिया जाए तो स्थिति भयावह है। यानी प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर मात्र 2 अस्पताल मौजूद हैं। यही चिंता का विषय है आज के दौर में। और प्रति 610 व्यक्तियों पर मात्र 1 नर्स उपलब्ध है और प्रति 10,000 लोगों के लिए मुश्किल से 6 बिस्तर उपलब्ध हैं। कितनी विषम परिस्थिति में हमारे डॉक्टर, नर्स, चिकित्सीय सेवाएं, पैरामेडिकल सर्विस के लोग कितनी मुसीबत में हैं, कैसे युद्ध लड़ रहे हैं, उनको सलाम करना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनको बारंबार उनका अभिनंदन करना चाहिए। उनके खिलाफ कोई भी कुकृत्य निंदनीय है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे विषम परिस्थिति में इस देश को वो मौत के मुंह में जाने से बचा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं और चिकित्सकों की भारी कमी रहती है, गंदगी रहती है, सेवाएं वहां ठीक से नहीं है, दुरुस्त नहीं है। और ग्रामीण इलाकों में तो और स्थिति बदतर है। वहां की सेवाओं की बात करना आज के दौर में ठीक नहीं है, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि कैसे हम ग्रामीण इलाकों तक अपनी आवश्यक सुविधाओं को ले जाएं। और आज के दौर में भारत सरकार ने कोरोना जैसे गंभीर बीमारी के नमूनों की जांच के लिए 52 प्रयोगशालाएं बनाई हैं, जो कम है और इसकी क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता है। भारत में कोरोना वायरस का टीका इतनी जल्दी अभी नहीं बनने वाला है, विश्व पर आश्रित होगा, 1.5 से 2 साल लगेगा। और अभी भी केवल 1 लाख आईसीयू बेड हैं, जो कि हमको डाटा मिला है। अब डाटा ऑथेंटिक है कि नहीं ये आप लोग चेक कीजिएगा। और केवल 40,000 वेंटिलेटर हैं। मंत्रालय ने यह माना है कि अभी हम कोरोना के सामुदायिक फैलाव पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर इतने ही वेंटिलेटर, इतने ही आईसीयू है, तो अगर रोग फैलेगा, अमेरिका में, इटली में, ब्रिटेन में बहुत सारे चिकित्सीय सुविधाएं मौजूद है, उसके बावजूद वहां मौत हो रही है, भारत को वेंटिलेटर और आईसीयू की जरूरत पड़ेगी तो क्या स्थिति होगी। इसलिए लॉकडाउन का समर्थन नहीं करना है, लॉकडाउन को इलाज मानकर, अपनी जिंदगी को मानकर बचना होगा। और उन्नत देश इस बीमारी से लड़ने से एकदम विफल हो गए, हम सब जानते हैं। और एक जर्नल में, मेडिकल के जो लैंसेट जर्नल है, उसमें कहा गया है कि 1,60,00,000 भारतीय स्वास्थ्य सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण मरते हैं, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग न करने से मरने वालों की संख्या से लगभग दुगनी है। सोचिए, जो स्वास्थ्य सेवाओं की सेवा का उपयोग नहीं करते हैं, उससे कहीं उपयोग करने वाले मरते हैं। इतनी गुणवत्ता की स्थिति खराब है। और इतना समझ लीजिए कि अगर
गुणवत्ता और सामर्थ्य के बीच में तालमेल नहीं होगा तो कोई भी स्वास्थ्य सेवा बेकार, अप्रभावी और अनैतिक होगा यदि उसमें गुणवत्ता का पहलू नदारद होगा। इसलिए बहुत जरूरी है सरकार इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए गुणवत्ता पर ध्यान दें। तमाम तरह की बात हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन हम सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि गरीब इस समय झेल रहा है। भारत सरकार ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया है, मनरेगा के रेट को बढ़ाया है, अपंगों दिव्यांगों के लिए चीज बढ़ाया है, फ्री अन्न योजना दे रही है, सीधे असंगठित क्षेत्र के महिलाओं को सीधे खातों में पैसा भेज रही है। तमाम जनधन खातों में 20 करोड़ महिलाओं को अगले 3 महीने के लिए 500-500 करोड़ महीने देने की बात कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत महिलाओं को स्वयंसेवी सेवाओं को पैसा दे रही है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये अमाउंट कम है अर्थशास्त्रियों के हिसाब से। बहुत सारे अर्थशास्त्री इसको लगभग 3.5 लाख करोड़ की मांग कर रहे हैं। और कल हमसे वेबिनार में बात हो रही थी एक अर्थशास्त्री से, उन्होंने कहा कि लगभग 4.5-5 लाख की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मद से नहीं कुछ होना है, हिम्मत से होना है। और हम सरकार पर दबाव न डालें। कैश ट्रांसफर हमको चाहिए, सबको धन चाहिए, सरकार की अवस्था नहीं है। इसलिए आगे की राय क्या है कि हमको वैश्विक समाज को असाधारण एकजुटता दिखानी होगी और नीतियों में बदलाव करनी होगी, क्योंकि कोरोना के पश्चात जो दीर्घकालीन जो लक्ष्य होना चाहिए वो हर साल करीब 1 करोड़ रोजगार की बात अभी से सोचना पड़ेगा। और खुदरा होटल व्यापार उत्पादन सेक्टर में जो रोजगार जा रहे हैं वो कैसे उनको पैकेज के माध्यम से सशक्त करें और कैसे टास्क फोर्स बना के इस पर अध्ययन कराएं, इस पर बात करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम सुविधाएं को बढ़ानी होगी। केवल कैश ट्रांसफर की बात न करके गरीबों की सशक्त की बात करनी होगी, जो मोदी सरकार पहले से करती आ रही है। उसके वजह से आज हम कोरोना से युद्ध लड़ पा रहे हैं। और बहुत सारे अपने बिहेवियर को बदलना पड़ेगा कि हम कैसे सफाई पर ध्यान दें, कैसे हम स्वच्छता को अपना कैरेक्टर बनाएं, कैसे हम नियमित मास्क पहने, कैसे हम सामूहिक जगहों पर बचाव की स्थिति में आए, कैसे हम खान पान के बिहेवियर को चेंज, प्रिवेंटिव मेजर्स करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रायोरिटी एरियाज जो है कि हम स्वच्छ जल, स्वस्थ वायु और स्वस्थ चिकित्सा सेवाओं पर, गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं पर जोर दें। और इतना ही कह के हम चाणक्य को याद करते हैं कि आज हमारा भारत संयम और प्राचीन धरोहर की वजह से ही जो हमको मिला है अपने प्राचीन चिंतकों के माध्यम से, उसके बल पर यह युद्ध जीत रहा है। दवाओं या चिकित्सीय सुविधाओं की वजह से नहीं जीत रहा है। धन्यवाद है मोदी सरकार को, मोदी जी को, इन्होंने बहुत दूरदृष्टि वाला निर्णय लिया है और लॉकडाउन करके बहुतों की जान बचाई है। भारत का मृत्यु दर बहुत कम है। इसके मुकाबले हमको अब भी चेतना होगा और सामूहिक तौर पर संस्थाएं सबकी मदद कर रही है। ये भारत का चरित्र है, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि उद्योगो नास्ति दरिद्रम जपतो नास्ति पातकम मौने न कलहो नास्ति जागृत से च न भयम। उद्योग करते रहिए और विपदा के अवस्था में आलोचना मत कीजिए। और ये भी कहा था कि दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञान नाशनम प्रज्ञा